ये है फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग और ये हूँ मैं, अभिषेक व्यास। क्या आपको पता है हम दोनों के पास कॉमन क्या था? नहीं। कांट गेस। तो हम दोनों के पास एक प्रिविलेज था एक अमेजिंग माइंडसेट से बात करने का। अंशुमन सिंह, द फाउंडर ऑफ Scalar.com। अंशुमन सिंह ने डायरेक्टली काम किया फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग के साथ में ऑन द फेसबुक मैसेंजर ऐप और आ गए इंडिया में टू चेंज द लाइफ ऑफ मासेस, और वो भी एजुकेशन के जरिए। आज के हमारे इस एपिसोड में हम जानेंगे कि इनके दिमाग में चल क्या रहा है और पता करेंगे फेसबुक जैसी हाई पेइंग जॉब छोड़कर इंडिया वापस क्यों आ गए और इंडिया का फ्यूचर कैसा है आज के हमारे इस एपिसोड में। हेलो, हाय मार्क। तो आज हम बात करने वाले हैं लर्निंग और लर्निंग, जहाँ में बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। मिस्टर अंशुमन सर से बहुत सारी चीजें जानेंगे, वो किस तरह की कंपनी रन करते हैं, आपको किस तरह से बेनिफिट हो सकता है और आप इनसे किस तरह से एसोसिएट हो सकते हैं। वेलकम अंशुमन सर। मेरा थोड़ा सा नहीं धीरे ही मिला रहा हूँ, लोगों को लगे ऐसे क्यों मिला रहा है। अंशुमन सर, एक बहुत मेरा अहम सवाल स्टार्टिंग में आ रहा है कि आप मार्क जकरबर्ग के साथ में काम किए हैं। जी सर। वो कैसे पर्सन है? देखिए मतलब मूवीज वगैरह में जो दिखाया गया है उसमें तो ऐसा दिखाया गया है कि बड़े इविल, मतलब बोलते कम है। इनफैक्ट शुरुआत में अगर आपने नोटिस किया उनके बहुत अर्ली इंटरव्यूज, तो वो पब्लिक स्पीकिंग में भी बहुत शार्प नहीं थे। धीरे धीरे ही इज बिकम बेटर एट इट, लेकिन ही इज वेरी पैशनेट। एंड मतलब मेरा जो इंटरेक्शन मोस्टली रहा है वो रहा है मीटिंग रूम्स में, जहाँ पे हम कोई प्रोडक्ट डिस्कस कर रहे हैं। दो तीन चीजें जो मुझे समझ में आई है, हिज होल्ड ऑन कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा इज वेरी स्ट्रांग। तो वो उनको इंट्यूशन रहता है या फिर किसी डेटा पे बात करते हैं? मतलब काफी सारा इंट्यूशन है, क्योंकि जो हमारे भी डिस्कशंस होते हैं उसमें लोग डेटा पॉइंट्स लेके आते हैं, लोग प्रेजेंट करते हैं, इवेंचुअली कॉल उन्हीं को लेना होता है कि भाई देखो ये करना है या फिर कुछ और करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे याद है, हम व्हाट्सएप में आपने देखा होगा वो सीन वाला फीचर है ना, राइट। तो बहुत पहले की बात है, हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि भाई देखो व्हाट्सएप में सीन का फीचर होता है, बट मैसेंजर में ऐड करना है कि नहीं करना है। राइट। और उस पे दो फैक्शन बन गए थे। एक फैक्शन बोलता था कि नहीं करना चाहिए क्योंकि लोग फिर प्रोडक्ट ही यूज करना बंद कर देंगे, उनको लगेगा मैं देखता हूँ, फिर वो दूसरा बंदा बोलेगा कि तुमने देख के मेरे मैसेज पे रिप्लाई नहीं किया। तो अच्छा, इस तरह का डिस्कशन होता है? हाँ। नॉर्मल डिस्कशन की हम सीन कर रहे हैं नहीं कर रहे, नॉर्मल डिस्कशन मतलब प्रोडक्ट डिस्कशन है कि बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। ओके। तो मतलब एक फैक्शन है जो प्रेजेंट कर रहा है कि क्यों नहीं बनाना चाहिए, साइकोलॉजिकली प्रेशर क्रिएट करता है, इस वजह से नहीं बनाना चाहिए। एक फैक्शन जो प्रेजेंट करना है कि बनाना चाहिए, इट हैज लेड टू इंक्रीज व्हेन व्हाट्सएप क्रिएटेड इट। फाइनल डिसीजन उनको ही लेना होता है। फाइनल डिसीजन वही ले रहे हैं। बड़े जो डिसीजन होते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक्चुअली बड़ा डिसीजन है प्रोडक्ट के लिए। बट ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि इट्स अ बिग डिसीजन? देखिए मतलब एक तरीके से कुछ फीचर्स जो होते हैं जो कि क्रिटिकल है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए न्यूज़ फीड में रैंकिंग में चेंज करना है कि कौन से पोस्ट ऊपर आने चाहिए, कौन से पोस्ट नीचे आने चाहिए, या फिर फोटोज का रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए, या फिर हम एक लेट्स से नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम के अंदर रील्स बनाना चाहते हैं एक्सेट्रा। ये सारे थोड़े क्रिटिकल कॉल्स हैं, बड़े कॉल्स हैं। इनमें मार्क गेट्स इन्वॉल्व हिमसेल्फ एंड देन वो बताते हैं कि ये होगा या नहीं होगा। फाइनल कॉल उन्हीं का होता है। अच्छा, वो अपने गट फीलिंग्स बताते हैं। मैंने भी सुना है मतलब बहुत सारे पॉडकास्ट में, एपिसोड्स के अंदर, कि जितने भी फाउंडर्स हैं उन्होंने एक बात बोली कि आपका बिजनेस डेटा एनालिटिक्स पे बिल्कुल भी नहीं चलता है, आपका बिजनेस चलता है गट फीलिंग्स पे। अगर आपकी गट फीलिंग बोल रही है मेरे प्रोडक्ट में दम है और ये चीज होगी, तो मतलब वो फाइनल है। तो क्या आप इस बात को मानते हो? इज इट करेक्ट और रॉन्ग? देखिए एक्चुअली Amazon जो कंपनी है ना, उसमें भी एक लीडरशिप प्रिंसिपल्स होते हैं उनके। उसमें एक लीडरशिप प्रिंसिपल ये है कि गुड लीडर्स आर राइट मोस्ट ऑफ द टाइम। दैट इज व्हाट मेक्स देम गुड लीडर्स। मतलब वो हमेशा ही सही होते हैं, इस वजह से हमेशा क्या मतलब हर कोई हमेशा सही नहीं हो सकता, 90% सही होते हैं, इस वजह से वो अच्छे लीडर होते हैं। तो वो गट फीलिंग तो इम्पोर्टेंट है। एक तरीके से जो ये डेटा होता है ना कि देखो यूजर्स ये कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है, ये ट्रेंड्स हैं, दैट हेल्प्स योर गट इन मेकिंग द राइट डिसीजन। काफी बार आप खुद भी थोड़े से कंफ्यूज होते हो कि मे बी ये भी ठीक है, मे बी वो भी ठीक है। उस केस में डेटा हेल्प करता है। लेकिन काफी चीजों में आप ये देखोगे कि अगर आप जैसे मान लीजिए मैं एक प्रोडक्ट एक गांव के लिए बना रहा हूँ और मैं गांव में खुद ही रहता आ रहा हूँ बचपन से, तो मेरा गट फीलिंग कि गांव के लोगों के लिए ये चलेगा ये नहीं चलेगा वो ज्यादा सही होगा वर्सेस लेट्स से कोई एक फैंसी मीटिंग रूम में बैठा हुआ है, आज तक कभी गांव ही नहीं गया है, वो बता देखो डेटा में ऐसा दिख रहा है, मैं ऐसा करना चाहिए। देयर इज गोइंग टू बी दैट डिफरेंस बिकॉज डेटा टेल्स यू some part of the story
पूरा नहीं बताता मोर। तो आप एंटरप्रेन्योर बैकग्राउंड से ही आते हो या आपके फैमिली में कोई बिजनेस करता है? मेरा एक बहुत कॉमन क्वेश्चन रहता है, बिकॉज आई वांट टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द एंटरप्रेन्योर माइंडसेट कि आपकी जो जर्नी है, मतलब जी। आपके फादर बिजनेस में थे, मदर, कोई ऐसा कोई इंसिडेंट था जो बिजनेस में था जिसकी वजह से आप बिजनेस में आए हो, या फिर व्हाट वाज दैट? नहीं सर, मतलब एक्चुअली मेरे फैमिली में तो कोई भी नहीं है, हम तो कोई दूर दूर तक बिजनेस में नहीं? मतलब नाना, मतलब मम्मी की साइड से ओके। नाना है जो बिजनेस में थे, लेकिन उनसे भी मेरा बिजनेस वाला इंटरेक्शन बिल्कुल नहीं हुआ। हमने स्टार्ट तो इसलिए किया था बिकॉज एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उसको सॉल्व करना है, और हैं दो इंजीनियर्स, मैं और अभिमन्यु, दोनों लोग फुल इंजीनियर। तो बड़ी गलतियां करी, बहुत सारी गलतियां करी पहले 3-4 साल में, जो कि मुझे लगता है कि अगर हम या तो बिजनेस बैकग्राउंड से होते, या फिर एक फॉर्मल बिजनेस एजुकेशन होती, या फिर हमने एक थोड़े से छोटे सेटअप में काम किया होता जहाँ पे ये गलतियां होते हुए देखी होती, तो हम नहीं करते। तो पर करना क्यों चाहते थे? मतलब रीजन उसके लिए फाइंड आउट, मतलब क्यों करना है आपको? प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो मिल गया, आज इनको इनके साथ भी मिल जाता है, इनको प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिल जाता है, बट ये क्यों सॉल्व करेंगे? बिजनेस वाली जो बात है वो मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि व्हाई बिजनेस? राइट। देखिए, होता क्या है कि मैं अपना केस बता सकता हूँ, Right, बाकियों का केस तो मुझे बताना बड़ा मुश्किल होगा। इन अ वे वो एक मैस्लोव्स नीड ऑफ हायरार्की बोलते हैं ना, कि आप पहले अपने रोटी कपड़ा मकान के लिए सॉल्व कर रहे होते हो, फिर आप थोड़ा सा लग्जरी वगैरह के लिए सॉल्व करोगे। मैं एटलीस्ट पर्सनली उस स्टेज में था कि एक तरीके से फेसबुक में काम करने के बाद, क्योंकि मैंने थोड़ा अर्ली स्टेज ज्वाइन किया था, स्टॉक्स वगैरह से पैसे बन गए थे, तो पर्सनली ये था कि देखो अभी पैसे की दिक्कत नहीं होगी लाइफ भर में, राइट स्किल्स इतने हैं कि जिस दिन जरूरत पड़ेगी उस दिन नौकरी अच्छी मिल जाएगी। राइट तो फिर ये था कि मतलब अब लाइफ पे या तो हम इसी एवरेज तरीके से जीते रहें, या फिर एक लेवल ऊपर लेके जा सकते हैं। राइट। एक लेवल ऊपर लेके जाने का यही था कि कुछ बड़ा करो। कुछ बड़ा में भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि भाई वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करो जिसको कि अगर 24 घंटे भी दिन में सॉल्व करना पड़े तो मजा आए सॉल्व करने में। एंड इसलिए फिर हमने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट पिक करी थी ऑन एजुकेशन, कि टेक एजुकेशन, जो कि हम खुद इंजीनियर्स रह चुके हैं, तो इंजीनियरिंग एजुकेशन को कैसे और बेटर कर सकते हैं, कैसे उसको फिक्स करना चाहिए। तो आप अपने आप को टीचर कहते हो क्या? मतलब क्योंकि बिकॉज आप पढ़ा ही रहे हो, जी। तो यू वांट टू बिकम अ टीचर और अ बिजनेसमैन? देखिए, मेरा एक और बिलीफ है, राइट गुड बिजनेसेस बेसिक्स सही होने चाहिए, लेकिन गुड बिजनेसेस आर बिल्ट बाय पीपल हु आर वेरी पैशनेट अबाउट बिल्डिंग द राइट सोल्यूशन। राइट। अच्छा सोल्यूशन होता है तो अच्छा बिजनेस बन जाता है। तो मैं बिल्कुल खुद को एक टीचर बोलता हूँ, क्योंकि क्योंकि मुझे लगता है कि अच्छा एजुकेशनल सोल्यूशन होगा तो बिजनेस बन जाएगा। दैट इज नॉट टू से कि आपको बिजनेस इग्नोर कर देना चाहिए, लेकिन कोई भी बिजनेस का जो एकदम सोल होती है ना, आत्मा जो होती है उस बिजनेस की, वो आती है सोल्यूशन से। अच्छा सोल्यूशन है, बेटर सोल्यूशन है देन एवरीबडी एल्स। बाकी सारी चीजें हो सकता है थोड़ी बहुत इम्परफेक्ट होंगी, धीरे धीरे आप परफेक्ट कर लोगे, आप ऐसे लोग हायर कर लोगे जो आपके लिए परफेक्ट कर लेंगे, लेकिन वो सोल ऑफ द बिजनेस। तो अभी आप बिजनेस रन कर रहे हो, आप जब फेसबुक के अंदर थे तो आप एज एम्प्लॉय ज्वाइन कर रहे थे, वहाँ पे आप कोर टीम में बात कर रहे हो, तो मार्क भी यही बात करते होंगे, यार मैं आप लोगों को काम सिखाता हूँ, आप लोग छोड़ छोड़ के चले जाते होंगे। तो क्या आपको भी ये फियर लगता है कि यार आपकी कंपनी में आप एक कोर टीम बनाओगे एंड मैं किसी को काम सिखाऊंगा, वो मेरे साथ 2-4 साल रुकेगा नहीं एंड ही विल जस्ट लीव इट? नहीं सर, एक्चुअली एक चीज मार्क बोलते थे, एंड मतलब आई बिलीव कि दैट इज ट्रू फॉर आवर कंपनी एज वेल। इन अ वे हम कंपनी को ऐसे देखते हैं कि हम भी एक यूनिवर्सिटी हैं, लोग यहाँ काम करते हैं, सीखते हैं, और किसी दिन ग्रेजुएट होंगे और किसी दिन जाके कुछ बड़ा बनाएंगे। अगर वो बड़ा बनाते भी हैं तो फिर मतलब जैसे फॉर एग्जांपल पेपाल करके एक कंपनी हुआ करती थी, उसमें इलॉन मस्क थे, जो लिंक्डइन के फाउंडर हैं वो थे, जो येल्प के फाउंडर हैं वो थे, ये सब निकल के इन्होंने बड़ी बड़ी और कंपनीज बनाई, आज उनको पेपाल माफिया बोला जाता है। फ्लिपकार्ट से निकल के बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी कंपनीज बनाई, उनको फ्लिपकार्ट माफिया बोला जाता है। तो एक तरीके से जो लोग निकल के बाहर जाते भी बड़ी बड़ी कंपनीज बनाते हैं, उससे आपको इनडायरेक्ट फायदा वैसे भी मिलता है। आप एक तो ये बोला जाएगा देखो ये लोग यहीं से ग्रेजुएट होके निकले और उन्होंने जाके ये बनाया। दूसरा मतलब वो अच्छा करेंगे अपनी लाइफ में, एक तरीके से रिलेशनशिप ऑलरेडी अच्छा है, तो जो साथ के लोग होते हैं अगर वो ग्रो करते हैं तो आप भी धीरे धीरे ग्रो कर जाते हो। बट आप ऑलरेडी वहाँ पे थे, यूके यूएस में जहाँ पे भी थे, तो बट वहाँ पे आपने क्यों नहीं स्टार्ट किया बिजनेस, और यहाँ इंडिया में आके क्यों स्टार्ट करने का सोचा? देखिए सर, 2-3 रीजन थे। एक तो फॉर ए फॉरेन नेशनल टू स्टार्ट इन अ फॉरेन कंट्री, जैसे मतलब यूएस में मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जिस टाइप के वीजाज वगैरह चाहिए होते हैं वो मेरे पास थे नहीं। तो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली वहाँ पे स्टार्ट करने की, अदरवाइज आप वहाँ स्टार्ट करते? नहीं, बस 2-3 रीजन भाई, इसीलिए मैं बोला। तो एक तो ये है कि वहाँ पे थोड़ा स्टार्ट करना लॉजिस्टिकली थोड़ा हार्ड था बिकॉज वीजा नहीं है। दूसरा
एक तरीके से दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट होती है बिजनेस के लिए, आपके पास रनवे कितना है। राइट। तो मेरे पास मान लीजिए 100 रुपए की बचत है, मुझे अगर रोज रोज 10 रुपए स्पेंड करना पड़ेगा तो 10 दिन में मेरे पैसे खत्म हो जाएंगे। तो वहां पे रनवे छोटा है। राइट। इंडिया में खर्चे कम होते हैं तो रनवे ज्यादा है। राइट। तीसरा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी सॉल्व करना है, जो मैं वो बोला था ना कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जिसको कि मैं 24 घंटे भी सॉल्व करूंगा दिन में आपको मजा आएगा। तो भी मजा आएगा, वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स क्लोज टू माय हार्ट, वो तो इंडिया के अंदर है। राइट। यूएस के लोगों के साथ ना मैं रहा हूँ, ना मुझे उनकी प्रॉब्लम समझ में आती है। मैं कैसे बात आ गई आपकी, बिल्कुल कि जो गांव में रहता है वो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। तो थोड़ा बिजनेस मॉडल के बारे में बात करते हैं। आपके क्या बिजनेस मॉडल है, किस रन करते हैं आप लोग? देखिए हमारे भी बिजनेसेस, मतलब बिजनेस मॉडल जो है वो इवॉल्व हुए हैं, एंड उसका रीजन वही होता है कि डे वन पे किसी को पता नहीं होता है क्या एग्जैक्टली करना है, धीरे 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 आप सीख सीख के करते हो। तो हमने जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करना स्टार्ट किया था, जो कि अभी आज भी सेम है, वो ये था कि इंडिया में हर इंसान या तो डॉक्टर बनता है या इंजीनियर बनता है। मेजॉरिटी लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं। आपने भी इंजीनियरिंग करी है। हाँ, तो हर कोई इंजीनियरिंग करता है। फोर्सफुली इंजीनियर है हम लोग। हाँ, मतलब इंडिया वही बता रहा हूँ कि इसीलिए फोर्सफुली लोगों को 2 ही ऑप्शन दिए जाते हैं, देख बेटा या तो डॉक्टर बन जा या फिर इंजीनियर बन जा। आज से 10 साल पहले भी वही था और 10 साल बाद भी सेम है। आज पेरेंट्स बोलते हैं चाहे इंजीनियर या फिर डॉक्टर की बात करते हैं। मेरी वाइफ भी मेरी बेटी को बोल रही थी, यार मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी तो ठीक रहेगा। मैंने कहा फिर तू इसको परेशान कर रही है। मुझे 2 साल की, अभी वो सिर्फ 8 साल की है और सेकंड क्लास में है। आज ही हम बात कर रहे हैं कि नहीं यार शी शुड बी डॉक्टर, मतलब क्योंकि कोई डॉक्टर नहीं है। तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। वही तो देखिए, लोग इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, उसमें भी आप देखोगे नंबर वाइज तो ज्यादा लोग इंजीनियर बनने जाते हैं, डॉक्टर्स तो कम ही बनते हैं। उसके बाद भी इन अ कंट्री जहाँ पे ज्यादा लोग, इतने सारे लोग इंजीनियर बनते हैं, हमारी इंजीनियरिंग एजुकेशन जो है बहुत खास नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। लोग अभी भी चीजें रटते हैं, रट के फिर करते हैं। इंजीनियरिंग के बाद निकल जाएंगे, फिर उनसे बोलो जो चीज सीख के आए वो यहाँ पे रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करो, नहीं कर पाते हैं। और वो चीजें मुझे ज्यादा खटकती थी, बिकॉज मेरी फैमिली में मेरे 2 छोटे भाई हैं, वो भी इंजीनियर बनना चाहते थे। और उसमें मतलब 1-2 किस्से तो मुझे पता है कि उनके कॉलेज में क्या हो रहा था। तो फिर मुझे भी थोड़ा बुरा लगता था कि यार मैं खुद अच्छा इंजीनियर बन गया हूँ बट अपने भाई को नहीं हेल्प कर पा रहा हूँ। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये थी कि टेक्निकल एजुकेशन, इंजीनियरिंग एजुकेशन, स्पेशली कोडिंग रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस रिलेटेड कैसे फिक्स करना चाहिए। हमने पहले सोचा कि यार देखो, इसको करने के लिए ना एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बनाएंगे, लोग उस पर आएंगे, रोज उनके पास कुछ वीडियो देखने के लिए होगा, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए होगी, उसे लोग सीख जाएंगे। उस प्रोडक्ट का नाम था इंटरव्यू बिट। एंड मैंने बताया ना, हम 2 इंजीनियर से चालू करे थे, तो कोई बिजनेस मॉडल नहीं था, फ्री का प्रोडक्ट था। हमारे पास पैसे बनाने का कोई तरीका नहीं था। तो खैर लॉन्च कर दिया, पॉपुलर भी हो गया। साल भर बाद ये समझ में आया कि भाई देखो, पैसे बनाने पड़ेंगे, खुद के पैसे तो खत्म हो जाएंगे थोड़े टाइम में। तो फिर हमने उस टाइम पे करते करते ये समझ में आया कि यार देखो, जो हमारे पास लोग आके यहाँ सीख रहे हैं, ये लोग कंपनीज के लिए बड़े इंटरेस्टिंग हैं, जो असली अच्छे लोग हैं, बिकॉज उनको हायर करना है। उनकी दिक्कत ये है कि हायरिंग के लिए लोग नहीं मिलते हैं। तो अगर हम उनको ये दे दें कि भाई देखो, ये फिल्टर्ड लोग हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इनको आप हायर कर लो, ये तुरंत हायर हो जाएंगे, तो कंपनीज माइट पे अस। तो हम कंपनीज को पैसा चार्ज करने लगे, लोगों के लिए वो फ्री था। ये चीज हमने करीब 4.5-5 साल तक चलाई। लोगों के लिए फ्री है और आप कंपनी से चार्ज करोगे? कंपनी से चार्ज करेंगे जब कंपनी हायर करेंगी तब। कंप्लीट 5 साल तक फ्री चलाई आपने? हाँ, तो 5 साल तक फ्री चलाई। उसके बाद हाउएवर ये चीज समझ में आई कि जो लोग, इनके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल था ये प्लेटफॉर्म, वो लोग थे जो कि ऑलरेडी अच्छे कॉलेजेस से आते थे। हो सकता है हम नहीं भी होते तो भी लाइफ में ठीक ठीक कर लेते वो, क्योंकि ये तो हो ही रहा है ना। मतलब मैं सवाल ये, मेरा लास्ट में एक फाउंडर से सवाल था कि आपका एग्जिस्टेंस क्या है, कि अगर आप लोग नहीं भी हो तब, मान लो कि मैं हूँ और आप लोग नहीं भी हो तब भी मैं हूँ, और आप हो तब भी मैं हूँ, तो व्हाट इज द डिफरेंस यू आर क्रिएटिंग, व्हाट इज द इंपैक्ट यू आर क्रिएटिंग? करेक्ट। एक तरीके से इंटरव्यू बिट को भी जो हमने देखा, जो पहला हमारा प्रोडक्ट था, वो एक्सेलरेटर था। हो सकता है कि आपको वो अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए हो सकता है 5 साल लगते, 6 साल लगते, हम एक्सेलरेट करके में भी 3 साल में पहुंचा देते हैं। तो आप ऐसे देखो, अगर पैसे के टर्म्स में देखोगे तो 3 साल आप ज्यादा सैलरी कमा रहे हो। तो वो एक्सेलरेटर टाइप का था। बट क्या आपको अभी तक ऐसा लगता है कि लोगों को इस बात समझने में एक्चुअली टाइम लग रहा है या नहीं लग रहा है? क्योंकि जब आप स्टूडेंट को ये बात कन्विंस करते हो तो वो कहता होगा नहीं यार मैं तो खुद ही कर लूंगा। क्योंकि 2 तरह के स्टूडेंट्स बोलते हैं कि भैया कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एक अच्छा सा स्टूडेंट है, वो तो पहले ही जॉब सिक्योर करके इन्फोसिस, एक्सेंचर या फिर वहाँ जॉब सिक्योर कर लेगा। जो बिल्कुल लोअर कैटेगरी के मेरे तरह के लोग तो सेल्स में जॉब पकड़ लेंगे या फिर कहीं पकड़ लेंगे। जो मिड कैटेगरी वाले लोग हैं, जो एक्चुअली बहुत गाँव से आते हैं, वही आपकी बात समझते हैं और उन्हीं को आपको समझाना है। तो क्या वो बात समझ पा रहे हैं आपकी जो आप राइट। तो मैं एक्चुअली दोनों को पहले जो पुराना वाला प्रोडक्ट उस पर कर लेते हैं, तो क्योंकि वो तो फ्री था, तो वहां पे समझाने की जरूरत भी नहीं थी कि भाई फ्री है तुम
आ जाओ पढ़ लो, गेम की तरह है वो, तो रोज गेम खेल रहे हो, खेलते खेलते सीख भी रहे हो, तो उसमें हमें दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन जो हमें चीज़ समझ में आई कि जो ये आपने बताया ना, जो बीच के लोग हैं और जो नीचे के लोग हैं, उनके लिए एक्चुअली जो प्रॉब्लम है वो कंटेंट नहीं है। ओके। देखिए मतलब एक तरीके से आप देखो अगर अपनी लर्निंग जर्नी, तो आप किताबों से सीखते हो और साथ में उसके बाद भी आप स्कूल जाते हो या कॉलेज जाते हो। अब भाई सब कुछ कंटेंट तो किताबों में है, तो फिर मुझे स्कूल और कॉलेज क्यों जाना है? लेकिन आप देखोगे तो जो हमारा पहले वो गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था, तो गुरुकुल में क्या होता था कि आप एक गुरुकुल में जाओगे, आपका एक गुरु होगा, उसके साथ आप पढ़ते हो। जब आप पढ़ाई कुछ, जैसे मैं आपको सिखा भी रहा हूँ, तो वो ऐसा नहीं होता कि बस मैं बैठ के एक प्रीच कर रहा हूँ, रादर डिस्कशन होता था कि भाई ये ऐसा है, आप क्वेश्चन पूछोगे, मैं आपको आंसर दूंगा, तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। फिर मैं आपको बोलूंगा चलो अब इसको ऐसे अप्लाई करो, ये इम्प्लीमेंट करो। तो आप सीखते थे, आप गलतियां करते थे, फिर आपका गुरु आपको करेक्ट करेगा कि भाई देखो ये यहाँ पे गलती करो, ये मत करो। तो सिर्फ किताबों से लर्निंग नहीं होती है, जब तक कि आपको कोई गलतियां करने पे मजबूर ना करे और फिर आपको करेक्ट ना करे, तब आप सीखते हो। तो इसलिए सिर्फ बुक्स ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज देखिए बुक्स तो हमारे पास भी वही है जो लेट्स से वो एक स्टैनफोर्ड में कोई इंसान पढ़ा होगा, उसके पास भी वही बुक्स हैं। तो हर कोई स्टैनफोर्ड इंजीनियर क्यों नहीं बन जाता है? या फिर मतलब फॉर एग्जांपल सर्जन है, कोई बुक पढ़ के सर्जन नहीं बनता है, जानना ही पड़ता है। इंपॉर्टेंट ना, तो गलती करके सीखोगे। गलती करके मैं भी जब घोड़ा चलाना मैं प्रैक्टिस कर रहा था, मैं घोड़ा से मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैंने इतने साल पैशन मेरे को था कि चलाऊंगा मैं, बट मैंने बोला कि यार मैं आपको गुरुदेव मानूंगा सर, आज से आपको मेरे को ट्रेन करना है किसी तरह से। तो मेरे को बार बार गलतियां कराते, कभी गिराते, कभी क्या कराते, कभी कैसे कराते, कभी मेरे को चोट लगती, बहुत सारी लगती। उसमें को लगता है कि यार कि मेरे को अगर मैं ऐसे पकड़ूंगा उसको तो मेरे को ऐसे चोट लगेगी, ऐसे करूंगा तो ये हो जाएगा, खून निकल जाएगा, और गिरूंगा तो ज्यादा जोर से भी गिर सकता हूँ। तो उन्होंने मेरे को 3 महीने तक फुल ट्रेन किया कि मैं अभिषेक ऐसे चलाना, तब जाके मैं सीख पाया। अदरवाइज अगर वो मेरे को बताते तो मैं सीख नहीं पाता। बट मैं क्वेश्चन ये था कि आप जो लोगों को समझाना चाहते हो ये बात, क्या एक्चुअली उनको समझ में आती है कि ऐसा होता है? राइट, मैं एक्चुअली दो तरीके से जाता हूँ ना। पहली बात तो उनके लिए सही क्या है और फिर उनको कैसे समझाना है। तो सही वाली चीज में हमें ये समझ में आया कि जो हम कर रहे हैं इंटरव्यू बिट में, जब प्रोडक्ट था जहाँ पे कोई इंसान नहीं है, बस वीडियोज हैं जो खुद से आप आके देखो, खुद से फिर प्रॉब्लम सॉल्व करो, वो बिल्कुल किताब की तरह है। भाई बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत बढ़िया किताब है, लेकिन किताब है। और हमें ये समझ में आया कि क्योंकि सिर्फ टॉप के ही लोग पढ़ पा रहे हैं, नीचे के लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो इंडिया में एक्चुअली प्रॉब्लम किताब की नहीं है। किताब तो हमारे पास फिर भी वही है जो कि हार्वर्ड स्टैनफोर्ड में। इंडिया में प्रॉब्लम है कि हमारे पास गुरुकुल नहीं है। तो फिर हमने ये सोचा कि यार फिर गुरुकुल कैसे बनाया जाए, लेट्स फोकस ऑन दैट। एंड तभी एक्चुअली ये थोड़ा सा मतलब 1 साल पहले की बात है, कोविड से 1 साल पहले की बात है, 2019 की बात है कि अब गुरुकुल बनाना है तो आप 2 तरीके से गुरुकुल बना सकते हो। या तो आप प्रॉपर एक बड़ी सी यूनिवर्सिटी बनाओ, उसके अंदर गुरुकुल बनाने की कोशिश करो, लेकिन यूनिवर्सिटी में भी आप लिमिट हो जाते हो कुछ ही लोगों पे, क्योंकि एक स्पेस में आप कितने लोग रखोगे। तो फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है, मतलब हैं तो हम लोग सारे इंजीनियर्स, टेक यूज करना अगर हमें नहीं आएगा तो फिर किसको आएगा। तो कैसे टेक यूज करके वी कैन क्रिएट अ स्केलेबल गुरुकुल जहां पे सेम चीजें हो, हाउएवर कि इट इज एज रिगरस एज अ कॉलेज, कि रोज में आपके लेक्चर्स हो रहे हैं, आप जिन ग्रुप्स में हो उनमें उन्हीं की प्रॉब्लम्स की बातें हो रही हैं, आप लेक्चर्स में डिस्कशन कर सकते हो। आपके पास जब आप हर लेक्चर के बाद आप कुछ करने के लिए है, कुछ करते हो तो गलतियां करते हो, कोई आके फिर आपको करेक्ट करता है कि भाई देखो ये गलती नहीं करना है, या तो वो सिस्टम करेक्ट करता है या फिर एक इंसान आके करेक्ट करता है। ये सारी चीजें हो, एंड फिर मतलब फाइनली ऑब्वियसली कंपनीज भी हो जो आपको हायर करती हो तो थोड़ा मोटिवेशन बना रहे हैं, तो फिर आपका बनता है गुरुकुल। तो हमने इसलिए 2019 में स्टार्ट किया कि चलो यार गुरुकुल बनाते हैं, ऑनलाइन गुरुकुल बनाएंगे। तो उसका नाम स्केलर ही रखा आपने उस टाइम पे, या पहले तो दूसरा नाम था? राइट, पहले इंटरव्यू बिट एकेडमी करके नाम था। इंटरव्यू बिट कंपनी थी, तो हमें लगा कि एकदम नया ब्रांड बनाएंगे, लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो पहले हमने इंटरव्यू बिट एकेडमी नाम से ही स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे जब उनको समझ में आने लगा तो फिर हमने उसको चेंज करके स्केलर कर दिया। अब उसमें आपका दूसरा क्वेश्चन है कि भाई देखिए आप तो जो बोल रहे हो सब ठीक है, और जो मतलब भाई कि गुरुकुल ही होना चाहिए लोगों के लिए, लेकिन लोगों को कैसे समझ में आएगा कि भाई उस गुरुकुल की वैल्यू है। एंड वहां पे हमें एक चीज समझ में आई कि लोगों को, सही बताऊं तो मतलब वाइल गलत चीज है, लेकिन लोगों को समझ में आता है जॉब्स। ये मेरे को नौकरी लगवा दो, बात खत्म करो। हाँ, नौकरी लगवा दो, बताओ कितने की सैलरी लगती है, बताओ कितनी मेरी सैलरी बढ़ेगी, मुझे इससे मतलब है, बाकी सब तो कोई मतलब नहीं है। तो एक्चुअली जो हमारे शुरुआत के कैंपेन्स भी थे, दे वर फोकस्ड ऑन कि भाई देखो यहाँ के जो लोग हैं उनकी कैसी नौकरी लग रही है, क्या उनकी लाइफ में हो रहा है।
लेकिन जैसे ही लोग अंदर आते हैं तो हमारी जो शुरुआत की कुछ क्लासेस होती थी वो बिल्कुल एकदम इस तरीके से होती थी कि भाई देखो तुम अपना माइंडसेट लर्निंग वाला बनाओ, अगर तुम सीखोगे नहीं और अगर तुम फोकस नहीं करोगे सीखने पे तो हम कुछ भी कर लें यार तुम्हारी लाइफ में तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। और हम मतलब इनफैक्ट उसी पीरियड में ये भी बोलते हैं भाई तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि भाई धोखा हो गया, आप तो पहले बोले थे नौकरी नौकरी नौकरी, अब बोलोगे पढ़ो 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 और पढ़ना नहीं है मुझे, तो फिर तुम रिफंड ले लो, छोड़ दो तुम छोड़ दो। तो ये क्या डेटा एनालिटिक्स के थ्रू करते हो या फिर कोई एक टीचर बोलता है कि यार ये बंदा अच्छा लग रहा है, बच्चा अच्छा पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, इसको रखना चाहिए इसको नहीं रखना चाहिए, तो डेटा के थ्रू करते हो या फिर ह्यूमन गट फीलिंग पे करते हो ये चीज भी? एक्चुअली 2-3 चीजें होती हैं। तो पहली बात तो जब हम एंट्री ही लेते हैं बिफोर आप एनरोल कर सकते हो तो एक टेस्ट होता है जो कि बेसिक चीज़ों को टेस्ट करता है कि भाई आपको फॉर एग्जांपल लेक्चर्स इंग्लिश में होंगे तो इंग्लिश आती है कि नहीं आती है, बेसिक मैथमेटिक्स आती है कि नहीं आती है, बेसिक एप्टीट्यूड है कि नहीं, दिमाग चलता है कि नहीं, ये सब चीज़ें टेस्ट करते हैं। अगर आप वही नहीं क्लियर कर पाओगे फिर तो मतलब आपको एक्चुअली हम यहाँ पे हेल्प ही नहीं कर पाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा आपको हेल्प करने में। बट यहाँ तो आप कॉन्ट्रडिक्शन को पैदा कर रहे हो कि मेरे को तो नहीं आता, मेरे को एप्टीट्यूड से बहुत डर लगता है, चीजें करते बहुत डर लगता है, बट फिर भी वो लाइफ में लोग अपनी ग्रो कर पा रहे हैं। आप तो सिर्फ वो बहुत क्रीम एकदम नीश बच्चों के लिए टारगेट करने लग गए, आप तो मास ऑडियंस के लिए ओपन ही नहीं कर पाए फिर तो। नहीं, तो वो डिपेंड करता है कि अपना सिलेक्टिविटी कितना रखे हो। जैसे कि अगर मैं ये बोलूं कि यार देखो मुझे 100 लोग अप्लाई करेंगे उनमें से एक ही को सेलेक्ट करना है या 2 को सेलेक्ट करना है, तो बिल्कुल आप जो बोल रहे हो बिल्कुल बात सही है। हम बहुत सेलेक्टिव हैं एंड हेंस हम मास को केटर नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज की डेट में हमारे पास अगर 100 लोग आते हैं तो 100 में से हम 35 के आसपास लोग सेलेक्ट करते हैं। तो ठीक है 65 लोग हैं जिनको हम नहीं केटर कर पा रहे हैं, बट 35 लोग हैं जिनको केटर कर पा रहे हैं। तो सेलेक्टिविटी एक तो वैसी है कि इट्स नॉट सुपर सेलेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल मेरे जो दोनों छोटे भाई हैं दोनों स्केलर में एनरोल्ड हैं, दोनों वहां से निकल के कहीं कहीं अब नौकरी कर रहे हैं। तो आपका हाईएस्ट पैकेज आई थिंक 1.878 करोड़ किसी का। हाँ मतलब एक्चुअली एक और है 3.5 CR, बट वो ऑडिटेड नहीं है तो हम लोग इसलिए बोलते नहीं है। लेकिन जो ऑडिटेड नंबर है वो 1.7 CR है। मतलब उसका रीजन आप लोग ही थे या फिर एक्चुअली वो बंदा ही बहुत सॉलिड था, क्या बोल सकते हैं? देखिए कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, एक तरीके से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एक इंसान के जो कोर मटेरियल होता है ना, रॉ मटेरियल, उसको चेंज नहीं कर सकता। अगर आप मेहनती नहीं हो तो मैं आपको मेहनती नहीं बना पाऊंगा। अगर आपको चीज़ें समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तो आपको हमेशा चीज़ें समझने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ इस जर्नी पे। आप अगर लेट्स से 10 किलोमीटर प्रति आवर से चल रहे थे, हो सकता है मैं आपको 20 किलोमीटर प्रति आवर से चलाने के काबिल बना दूँ। तो रॉ मटेरियल तो एग्जिस्ट करना चाहिए। तो मैं ये बोलूँगा कि देखिए जितने लोगों का भी सक्सेस होता है उसमें बहुत बड़ा हाथ उनका खुद का होता है, उनका खुद का ही होता है, वो खुद मेहनत करते हैं। लेकिन हमारा काम ये होता है कि क्योंकि देखिए ये जो लर्निंग की जर्नी है ना, बड़ी लंबी जर्नी है। आपको कुछ अगर बहुत ऐसा सीखना है जिससे कि आप दुनिया में कुछ कर पाओ, उसको सीखने में टाइम लगता है। मान लीजिए 1 साल का टाइम लगता है, तो 1 साल तक मैं खुद लगा रहूं करूं, ये कर पाना बहुत लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। बीच बीच में गाइडेंस चाहिए होता है, जिससे फिर फ्लो ब्रेक हो जाएगा। तो एक तरीके से हमारा जॉब ये है कि 1 साल तक तुम्हें मैं वो एक ऐसा एनवायरनमेंट दे पाऊं जिसके अंदर आपके लिए ये कर पाना आसान हो जाए। जैसे जो सेम चीज गुरुकुल या स्कूल या यूनिवर्सिटी, गुरुकुल कभी ये नहीं बोलता है कि भाई आपको तो कुछ नहीं आता है, आपका दिमाग भी नहीं चलता है, मैं आपको फिर भी चाणक्य बना दूंगा। ऐसा नहीं बोलता गुरुकुल। गुरुकुल ये बोलता है कि देखिए आपको अगर साल भर तक ये काम करते रहना है तो मैं आपके लिए वो करना आसान बना दूंगा। रोज रोज फिर आपके पास एक रूटीन है जो आप फॉलो कर पाओगे। रोज रोज आप उसी एनवायरनमेंट में हो, आपके साथ चारों तरफ जो लोग हैं, जो हल्ला हो रहा है वो पढ़ाई के बारे में हो रहा है। मैं इतना मोटिवेशन कैसे दे रहे हो? क्योंकि आजकल के जो लोग हैं, मतलब आजकल की जनरेशन है, उनका तो टाइम स्पैन ही बहुत कम हो गया है, कंसंट्रेशन, अटेंशन स्पैन काफी कम हो गया। मतलब देखते भी नहीं, बात भी नहीं करते हैं। हर 6 महीने में नौकरी चेंज करनी है, हर 6 महीने में यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये करना है, हो रहा है तो हो रहा है, नहीं तो छोड़ दिया जाए। तो उन लोगों को कैसे मैनेज करते हो? ऐसा क्या मोटिवेशन देते हो? क्योंकि एज ए मोटिवेशन कंटेंट क्रिएटर मुझे भी आप कोई मोटिवेशन दो कि मैं उनको मोटिवेशन दे पाऊँ। देखिए वो उसको सोचने का तरीका ये है कि एक तरीके से आपको एंगेजमेंट क्रैक करना है कि कितना टाइम वो आपके साथ स्पेंड कर रहे हैं। अब उसमें भी कैसा होता है कि जो चीज़ें फन होती हैं उसमें लोग खुद ही टाइम स्पेंड करते हैं। जैसे कि मान लीजिए वीडियो गेम्स हैं, आपको कभी किसी बच्चे को ये नहीं बोलना पड़ता है कि बैठ के आज 2 घंटे तुम वीडियो गेम खेलोगे, वो खुद खेलेगा। और जबकि उसको हटाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर ये एंगेजमेंट का गेम है तो फिर एक चीज़ ये हो जाती है कि आपने प्रोडक्ट क्या ऐसे बनाया जिसमें कि आप एंगेज रहो, गेम की तरफ फील हो। तो हमने जो पूरा एनवायरनमेंट थोड़ा गेमिफाई कर रखा है
जैसे कि रोज की स्ट्रीक्स होती हैं, आप थोड़ा सा नहीं करोगे तो स्ट्रीक ब्रेक हो जाएगी। स्ट्रीक बनाते हो तो कुछ कॉइन्स मिलते हैं, जैसे कुछ कुछ जाके खरीद सकते हो आप। रैंक लिस्ट है जिसमें ऊपर नीचे होते हो, ऊपर नीचे होने पे आपको दिखता है कि यार ये मैं से जस्ट पीछे हो गया हूँ, थोड़ा और कर लेता हूँ, मैं से आगे निकल जाऊंगा। तो या फिर मतलब वो ग्रुप्स में भी बीच बीच में कुछ कुछ कॉन्टेस्ट होते रहते हैं। तो वो कुछ कुछ गेमिफिकेशन बना रखे हैं जिसकी वजह से आप एंगेज रहो। तो थोड़ा सा अटेंशन स्पैन उससे सॉल्व होता है कि थोड़ा गेम टाइप बना दो। दूसरा एक ये होता है कि मोटिवेशन एज अ अटेंशन मैकेनिज्म विच इज कि हमारे में अंदर एक न्यूज़ फीड चल रही होती है, जैसे फेसबुक में न्यूज़ फीड होती है ना, वैसी न्यूज़ फीड कि आज किसकी किसकी नौकरी लगी, कहाँ कहाँ नौकरी लगी। तो आपको कॉन्स्टेंटली वो दिख रहा है कि यार मेरे से जो लोग सीनियर लोग थे उनकी यहाँ नौकरी लग रही है, मैं भी थोड़ा और कर लेता हूँ, मेरी भी शायद नौकरी लग जाए। तो मोटिवेशन एज अ वे आप दिखाते रहते हो कि यार देखो ये करते हो, मतलब गाजर दिखाते हो आप एक तरह से कि ये करोगे तो मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, मिल जाएगा। हाँ मतलब हाँ कैरेट दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे तो काम करेगा ही कोई, सब छोड़ ही देंगे। बिल्कुल। देखिए मतलब एक तरीके से जो आपने बोला ना कि अटेंशन स्पैन का इशू है, लोग रील्स देख देख के अब उनका अटेंशन स्पैन हो गया 60 सेकंड का, और कम हो गया। मतलब मैं फेस कर रहा हूँ क्योंकि मेरी पूरी कंपनी जेंजी वाली है, तो उनको हैंडल करना ही मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया आज। जब मैं स्टार्ट किया था बिजनेस तो मेरे को लग रहा था कि मतलब तब बिजनेस अच्छा चल रहा था जब मैं कर रहा था तब। अब क्या हो रहा है कि मैं लोगों को मैनेज कर रहा हूँ, मैं लोगों की समस्या सोल्व कर रहा हूँ। नहीं तेरे को रुकना है, तेरे को समझना है, तेरे को ये करना है, नहीं सर मेरे को जाना है, 3 महीने हो गए, अब क्या करूंगा लाइफ में, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, ऐसी चीज आ गई। तो और आप लोग जो मोटिवेशन दे रहे हो उनको, तो दैट इज द बेस्ट थिंग। मेरे को एक सवाल है, आप गुरुकुल की बात कर रहे हो ना, तो मेंटरशिप कितनी इंपॉर्टेंट है लाइफ में? सर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसका रीजन क्या है ना कि हम सारे लोग आते हैं बड़े डाइवर्स बैकग्राउंड से। जैसे मैं सिर्फ अपने प्रोग्राम की बात करूं तो हमारे पास काफ़ी लोग आते हैं जो कि छोटे शहरों से आते हैं, काफ़ी लोग होते हैं जो बड़े शहरों से आते हैं। तो उनका जो अपब्रिंगिंग रहा है बड़ा डिफरेंट रहा है, तो वो थोड़ी मतलब अलग अलग चीज़ों में स्ट्रांग होते हैं वो। मैं सही बताऊं, जो लोग छोटे शहरों से भी आते हैं उनका भी एक सुपर पावर होता है, वो ऑडियंस को अच्छी तरीके से समझते हैं क्योंकि मास ऑडियंस तो उन्हीं की जैसी है। वेरी सिमिलरली जो वो करते आ रहे हैं जॉब में भी, जैसे हो सकता है कि मैं हूँ जो कि QA का काम करता हूँ या फिर डेवऑप्स का काम करता हूँ, मुझे थोड़ी अलग चीज़ें आती हैं, किसी और को थोड़ी अलग चीज़ें आती हैं, तो मेरा पाथ थोड़ा अलग होगा, किसी और का पाथ थोड़ा अलग होगा। हो सकता है आज मैं एक सर्विस कंपनी में काम करता हूँ, मुझे एक प्रोडक्ट कंपनी में जाना है, तो मेरा पाथ थोड़ा अलग है। अब क्योंकि हर कोई अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहा है, अलग अलग समस्याएं हैं लाइफ में, अलग अलग एस्पिरेशंस हैं लाइफ में, तो एक वो कोच जो बोलते हैं ना, कोच चाहिए लाइफ में। जैसे वो आप देखोगे तो जो स्पोर्ट्स, जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं, हर टॉप परफॉर्मिंग एथलीट के पीछे एक कोच होता है। वो बताता है कि भाई तुम्हें तुम्हारी टेक्निक के हिसाब से ऐसा करना चाहिए। अब अगर सचिन तेंदुलकर कोच धोनी को भी कोच करेगा तो फिर गलत एडवाइस देगा, बिकॉज धोनी इज नॉट टेक्निकली वेरी साउंड बट ही इज वेरी इफेक्टिव इन व्हाट ही डज। तो जो कोच है उसको एडवाइस वो देनी चाहिए जो कि उसके स्टूडेंट के लिए चले। तो आप 1-on-1 सिखाते हो क्या सबको, या फिर इट्स इन क्लास प्रोग्राम? तो क्लास प्रोग्राम है, हाउएवर हर किसी के पास एक मेंटर भी होता है। मेंटर से कैसे लाओगे आप? मतलब अगर मान लो 500 बच्चे आ गए तो 500 मेंटर्स, हाउ यू विल गेट इट? देखिए क्योंकि सेशन 1-on-1 होता है, लेकिन एक मेंटर मल्टीपल सेशंस ले सकता है एक दिन में। तो और वो सेशन भी फ्रीक्वेंसी जो होती है हमारी वो ऐसी होती है कि आपको बेसिकली टोटल 20 सेशन मिलते हैं विथ ए 1-on-1 पर्सन इन अ पीरियड ऑफ अ ईयर। तो विच मीन्स रफली 1 या 2 सेशन इन अ मंथ। तो एक मेंटर हमारे यहाँ टिपिकली 5 या 6 लोग को मेंटर कर रहा होता है। तो फिर स्केलेबिलिटी कैसे रहेगी प्रोग्राम? हाँ, मैं उस पे ही आ रहा हूँ। तो अब क्वेश्चन ये है कि आप हाई क्वालिटी मेंटर्स इतने नंबर में कैसे लेके आओ। 2 चीजें हमें हेल्प करी। पहली बात तो क्योंकि हम इंटरव्यू बेट चलाते थे पहले, बहुत सारे लोग 5 साल से पढ़ रहे थे जो अच्छी अच्छी जगहों पे पहुंच गए थे और हमारे पास उनके नंबर, रेज्यूमे सब पड़े हुए थे। तो हमने पहले तो उनको टैप किया कि आप आ जाओ प्लीज यहाँ मेंटर बन जाओ, बिकॉज आप ऑलरेडी अच्छी जगहों पे हो, आप इनको गाइड कर सकते हो। तो उससे हमारा पहला पूल सॉल्व हो गया। उसके बाद अब क्या है कि जो लोग खुद ही पढ़ के यहाँ से ग्रेजुएट होते हैं, अच्छी जगह पहुंच जाते हैं, वो हमारे नेक्स्ट सेट ऑफ मेंटर्स बन जाते हैं। ओके ग्रेट। तो अब वो एक साइकिल बन गया है, जिससे कि जैसे बच्चे निकलते जाएंगे वैसे से बनते जाएंगे। बट आप तो सबको टीचर बना रहे हो एक तरह से देखा जाए तो। अच्छी चीज है ना। मतलब एक्चुअली मैं ऐसे देखूं, देखिए हमारी सोसाइटी में क्या हुआ कि आप बहुत पहले देखोगे तो हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम होता था। मैं ये नहीं बोला अच्छी चीज थी वो लेकिन उस कास्ट सिस्टम में जो लोग पढ़ाते थे उनको सबसे ऊपर रखा जाता था। विद्वान लोग जो होते थे उनको सबसे ऊपर रखा जाता था।
लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे मतलब वर्ल्ड इवॉल्व हुआ, हम रिस्पेक्ट अभी भी पढ़ाने वालों की करते हैं, लेकिन अब पे स्केल देखोगे ना एक टीचर की, बहुत कम हो गई है। मुझे याद है मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, मतलब इट वाज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन लखनऊ, बट वहाँ एक टीचर की सैलरी होती थी 8 से 10 हज़ार रुपये महीना, जो कि आज मोस्ट वाली 20 हज़ार हो गई होगी। बट अब अगर मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को देखूं तो किसी भी कंपनी में काम करे 20 हज़ार से ज़्यादा ही सैलरी कमाता है वो। तो कोई टीचर बनना चाहेगा नहीं फिर। मैं एक तरीके से देखूं, और अगर टीचर क्या होता है, टीचर इज फॉर्मिंग द फ्यूचर ऑफ द नेशन, फ्यूचर टैलेंट को वही नर्चर कर रहा है। अगर उसको खुद ही नहीं कुछ आता होगा तो बाकी को क्या पढ़ाएगा? तो आपको चाहिए बहुत अच्छा टैलेंट जो कि टीचर बने। तो अगर हम ऐसा कर पा रहे हैं तो मैं तो बोलूंगा मतलब हमारा सौभाग्य है कि हम कर पा रहे हैं कि भाई सबसे अच्छे टैलेंट को हम मोटिवेट कर पा रहे हैं कि आ जाओ टीचर बन जाओ। यहाँ पे एक बात और आती है, जब इंजीनियरिंग कर लेते हैं हम, 4 साल की इंजीनियरिंग करी, उसके पहले हम 1 साल देते हैं, जब हम AIEEE और ये सब करते हैं तो हमको 1 साल का गैप देना पड़ता है। तो लोग बोलते हैं अच्छा गैप आ गया, 1 साल का वो गैप हो गया, 4 साल की पढ़ाई होगी, अब आप बोल रहे हो 1 साल आप और पढ़ो, तो मेरे को यहाँ पे लाइफ में 2 साल की गैप आ गया। इसको आप ये प्रॉब्लम फेस करते हो क्या स्टूडेंट के साथ में? बिल्कुल, मुझे लगता है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा होता है। हाँ। ऐसे मैं ऐसे देखूं तो देखिए, किसी भी स्टूडेंट की लाइफ देखोगे ना, रेगुलर स्टूडेंट वो 10th तक पढ़ाई करेगा, फिर 2 साल जेई की तैयारी करते हैं। पहली बार में हो सकता है ना हो, अगर एक और साल पढ़ाई करना है तो 3 साल पढ़ाई किया उसने जेई के लिए, फिर 4 साल उसने बीटेक किया, एंड उसके बाद भी उसको पता नहीं क्या होने वाला है। एंड वो गलत है, बहुत गलत है कि आपने 7 साल रगड़ा है खुद को और उसके बाद भी कोई क्लैरिटी नहीं है कि मेरे लाइफ में क्या होने वाला है। कोई ऐसा स्किल नहीं है जिससे कि मैं बोल पाऊँ कि मैं बहुत अच्छा इंजीनियर हूँ। कुछ लोग होते हैं, बहुत ऊपर का जो क्रीम होता है वो हो जाता है, बट बहुत ही कुछ लोग होते हैं। तो एक्चुअली उसी को सॉल्व करने के लिए हमने लास्ट ईयर, एक्चुअली दिस ईयर अभी इंटेक चालू किया है। हमने खुद का एक बैचलर्स प्रोग्राम लॉन्च किया विच इज कॉल्ड स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। एक तो हमने बोला भाई देखो, एंट्रेंस में जिस तरीके से IITs रगड़ते हैं हम वो सब नहीं करेंगे, हम सिंपल मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड एंड दिमाग चलता है कि नहीं चलता बस हम उतना टेस्ट करेंगे। अगर आप तुम्हारा दिमाग चलता है, नई चीजें हम वहीं सिखा रहे हो, तुम सीख लेते हो और बता देते हो, तो हम तुम्हें ले लेंगे अंदर। एंड उसके बाद चीजें वही सिखाएंगे जो जॉब्स के लिए और जो मतलब रियल वर्ल्ड में एप्लीकेशन के लिए मैटर करती हैं। बट फिर भी उससे एजुकेशन सिस्टम पे तो इम्पैक्ट कोई पड़ेगा नहीं ना, मतलब क्योंकि छोटा है वो, छोटा इसलिए आप बोल रहे हो क्योंकि कम इनटेक है। मतलब अब इतने सारे कॉलेजेस है, IIT वाले आए, मतलब जितने भी कॉलेजेस है जी, बट उनमें तो कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं आपका सिस्टम, जब तक कि जितने माँ बाप है वो बोले कि चलो छोड़ दो यार IIT नहीं करनी, 10th के बाद डायरेक्टली मैं ये करता हूँ। बट उसके बाद में फिर आपके पास कंपनीज भी ऐसे आती है जो बोलती है कि डिग्री है कि नहीं तुम्हारे पास में। नहीं, हम डिग्री दिलवाते हैं लोगों को, ऐसा नहीं कि डिग्री नहीं होती है, बिट्स पिलाने की डिग्री मिलती है उनको। अच्छा, आप अभी डिग्री प्रोवाइड कराते हैं उनको? हाँ, डिग्री प्रोवाइड कराते हैं, मतलब वो मतलब बिट्स पिलाने के प्रोग्राम में भी पैरेलली एनरोल होते हैं, तो उनको डिग्री वहाँ से मिल जाती है। लेकिन मतलब बिल्कुल आपकी बात सही है कि भाई आप तो लेट्स से साल में 200 लोगों को पढ़ा रहे हो, 500 लोगों को पढ़ा रहे हो, उससे इंडिया में 15 लाख लोग इंजीनियर बनते हैं, कैसे इफेक्ट पड़ेगा? हम उसकी भी जर्नी ऐसे देखते हैं कि कुछ सालों की बात है। अगर आपका ऐसा है कि भाई देखिए आपके रिजल्ट्स IIT से भी बेटर हैं, जो कि होने चाहिए, अगर मैं ऐसा क्लेम कर रहा हूँ कि मैं तो बेटर पढ़ाता हूँ, मैं बेटर चीज़ें पढ़ाता हूँ, बेटर चीज़ें अप्लाई करवाता हूँ, तो बेटर होना चाहिए। अगर IIT IIIT से बेटर है आपके रिजल्ट्स, बच्चे आके लाइफ में कुछ ज़्यादा कर पा रहे हैं, तो एक तरीके से फिर वो बाकियों के लिए भी हो जाता है कि भाई इस मॉडल को अडॉप्ट करो, ऐसे पढ़ाओ क्योंकि ये इफेक्टिव है। तो हम अभी खुद को ऐसे ही देखते हैं कि यार वी आर क्रिएटिंग अ टेम्पलेट फॉर अदर्स कि भाई ये फॉलो करो, ऐसे पढ़ाना चाहिए, ये चीजें इंपॉर्टेंट है आज के टेक वर्ल्ड में। आप कोई एक ऐसा सॉलिड कोटेशन जो आप एंटरप्रेन्योर्स को देना चाहते हैं लाइफ में? बड़ा गहरा क्वेश्चन पूछ लिया आपने, बिकॉज बड़ी सारी चीजें हैं। मतलब देखिए, मतलब मेरी जो एक लर्निंग रही है कि एक बिजनेस सक्सेसफुल बनाना इज अ गेम ऑफ आप उस प्रॉब्लम को कितनी देर तक सॉल्व कर रहे हो। अगर आप लेट्स से कोई प्रॉब्लम 2 महीने 3 महीने करके छोड़ दो तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत कम होती है, वर्सेस अगर वही चीज 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल करते जा रहे हो तो हो सकता है शुरुआत में आप गलतियां करोगे, फाइनली जाके चीजें चल जाएंगी। तो हेंस इट्स अ गेम ऑफ कि कब तक मैं ये बैटल लड़ सकता हूँ। एंड अगर मुझे ये करना है तो इसलिए एक एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गेट मैरिड टू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, गेट मैरिड टू द इम्पैक्ट। अगर आपके दिमाग में ये है कि भाई मेरे जीवन का उद्देश्य तो यही है कि मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, कुछ भी हो जाए, उसके लिए मुझे 10 साल लगेंगे 20 साल लगेंगे, मैं करूंगा,
तो फिर आपकी जर्नी बड़ी आसान हो जाएगी। आप धीरे धीरे कुछ ना कुछ करके सीख के कैसे भी करके आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सोल्यूशन फिगर आउट कर लोगे। धंधा देखो बन ही जाना है, लेकिन इट इज़ अबाउट कि कब तक आप ये कर सकते हो। तो सॉल्व फॉर दैट। इम्पैक्ट कैसे करना है, किस प्रॉब्लम स्टेटमेंट से आई एम मैरिड, अगर आपने वो सॉल्व कर लिया तो आप लॉन्जिविटी के लिए सॉल्व कर पाओगे और फिर फाइनली सक्सेस हो जाएगा। मेरा भी यही है, मैं भी आपके थॉट प्रोसेस के साथ काफी मैच करता हूँ कि जो काम आप मतलब जो चाहे वो करो स्टार्टिंग डेज में, जैसा करना वैसा करो, बट जो काम आप 15-20 सालों तक अगर रिपीट नहीं कर सकते ना, बिना खाए पिए सोए जगे वट एवर सर्कमस्टेंसेस लगे, हाथ में लगे, चोट लगे, गिर जाओ, कुछ भी करो, पर 15-20 सालों तक वो चीज रिपीट नहीं कर सकते तो वो मत करना। अगर वो रिपीट कर लिया आपने 15-20 सालों तक, वो जो आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात बोली, तो ही आप सक्सेसफुल हो पाओगे, अदरवाइज नहीं हो पाओगे। कितनी भी केस स्टडी उठा लो, रिसर्च कर लो, जितने भी बड़े महान लोग बने, उन्होंने एक ही काम को बहुत लंबे टाइम तक किया है, जो कि आज छोटा स्पैन बन गया ना कि नहीं थोड़े टाइम के लिए करना है, बट यू नीड टू फाइट ए बैटल, करेक्ट, जिसमें आप 15-20 साल तक लंबा लड़ाई लड़ सको। एक एक्सेलरेटर है वाई कॉम्बिनेटर करके, तो उन्होंने उनसे भी मतलब, क्योंकि अब तो वो पिछले 17-18 सालों से चलाते आ रहे हैं ये, उनसे भी एक क्वेश्चन पूछे गए कि भाई आपने इतनी सारी कंपनीज इंक्यूबेट करी, कुछ कंपनीज हैं जो बहुत बड़ी बन गई, ड्रॉपबॉक्स, एयरबीएनबी, इस टाइप की कंपनीज निकली हैं, क्या रहा डिफरेंस? उन्होंने भी यही बोला था कि सबसे बड़ा डिफरेंस यही रहा है कि कुछ फाउंडर्स हैं जो कि लगे रहते हैं, जो लगे रहते हैं फॉर लॉन्ग इनफ टाइम, दे इवेंचुअली सक्सीड। जो गिव अप मार देते हैं बीच में छोटे टाइम करके, उसमें मतलब उनको कभी सक्सेस नहीं मिलती है। चलो, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस शो। नो, थैंक यू अच्छा सर, लगा मेरे को आपसे बात करके, एंड Thank you. वी लर्न अ लॉट टुडे।